दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत का पार्ट 2। दोस्तों यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध है, उसको भी आप देख लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल नंबर 51 से। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है यवन और ऑप्शन डी है गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण। तो दोस्तों कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन सी डी है राजगृह। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। तो दोस्तों वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया था तथा इन संघ से अलग हुए भिक्षुओं ने एक नया संघ बना लिया था जिसको महासंघिक कहा गया तथा जिन्होंने निकाला था उनको हीन संघिक कहा गया। बाद में महासंघिक को महायान तथा हीन संघिक को हीनयान का नाम दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए है शाक्य कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है कोलियस रामग्राम, ऑप्शन सी है कालम अल्लाकप्पा, ऑप्शन डी है मल्ल कुशीनगर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका शाक्य कपिलवस्तु। दोस्तों जो शाक्य थे, शाक्य राजवंश कपिलवस्तु से संबंधित है। अगला प्रश्न है निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है व्यास। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। दोस्तों चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजगुरु थे, कुलगुरु थे तथा इनके अन्य नाम भी थे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। साथियों जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? दोस्तों ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वज्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। दोस्तों जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनके पिता अशोकसेन बनारस के राजा थे और इनकी माता जो थी वो रानी वामा थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है अलार कलाम, ऑप्शन इसमें आपको पॉइंट दिए हैं अलार कलमा, उद्दक रामपुत्र, मखली गौशाला और निगांथा नाटापुत्र। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र को उनके शिक्षक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? ऑप्शन ए है शौनक, ऑप्शन बी है अश्वलायन, ऑप्शन सी है संख्यायन, ऑप्शन डी है साकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साकल। दोस्तों ऋग्वेद जो है वह विश्व की सबसे पहली पुस्तक है। इसके 2 भाग हैं, एक है साकल और दूसरा है वास्कल। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 58 की तरफ। दोस्तों आपका प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? दोस्तों ऑप्शन ए है रुद्रदामन, ऑप्शन बी है मोगा, ऑप्शन सी है अजेश और ऑप्शन डी है नापा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया था और सुदर्शन झील को मौर्यों ने बनवाया था।
मौर्यों ने बनवाया था तथा रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है वासुदेव, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क जो था वह कुषाणों का राजा था। इस संगीति का जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये दोनों ही कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा था। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? दोस्तों ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है मौर्य और ऑप्शन डी है गुप्त। दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण। दोस्तों मथुरा का जो कला स्कूल था वह विश्व का प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से जो विकास हुआ था वह कुषाण काल में हुआ था। मथुरा थी कनिष्क की दूसरी राजधानी और कनिष्क कुषाणों के सर्वश्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मोगा, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी अजेश और ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोगा। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन ए है यवन, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है हूण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यवन, यानी कि स्ट्रेट गोज की जो नियुक्ति की थी वह यवन शासकों ने की थी। दोस्तों स्ट्रेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है डेमेट्रियस, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी है मिनांडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 190 ईस्वी पूर्व में डेमेस्टर एक यवन राजा था। उसने भारत पर मौर्यों के खिलाफ युद्ध किया था और एक बड़ा इलाका जीता भी था। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों राजा मिनांडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह तक्षशिला में बनाई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एक यवन राजा था और इसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? दोस्तों ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन सी है हेरोडोटस और ऑप्शन डी है फायान। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस। तो दोस्तों ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। दोस्तों उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों सवाल है, सबसे पहले सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है यवन, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यवन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के यवन राजाओं ने बनाए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वृहत कथा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुणाध्याय, ऑप्शन बी है सर्ववर्मन और ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है राधागुप्त। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाध्याय। दोस्तों वृहत कथा की जो रचना की थी वह गुणाध्याय ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका सवाल है, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? दोस्तों ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ऑप्शन बी है सातकर्णी प्रथम ने, ऑप्शन सी है हाल ने, ऑप्शन डी है सिमुक ने। दोस्तों
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो दोस्तों जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वे एक सातवाहन राजा थे जिन्होंने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका सवाल है, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है एक और दो, दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। तो दोस्तों जो नासिक का शिलालेख है वह सातवाहन काल से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो ऑप्शन ए है राजा हाल, ऑप्शन बी है सिमुक, ऑप्शन सी है यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा हाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक विद्वान राजा थे, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। यह प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। तो दोस्तों प्रेम कविताएं प्रारंभ से ही लिखी जाती रही हैं। दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल हैं। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले आपको इन सवालों के आंसर पता होने जरूर चाहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? ऑप्शन ए है कणव, ऑप्शन बी है सुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन और ऑप्शन डी है मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। तो दोस्तों सातवाहनों ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। दोस्तों सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति के थे। अगला प्रश्न है, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? तो कौन से शिलालेख में यह जानकारी मिली है? ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है जूनागढ़ और ऑप्शन डी है भाब्रू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। तो दोस्तों लुम्बिनी में जो शिलालेख है उसमें करमुक्त क्षेत्र और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी मिलती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वह यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था, ऑप्शन बी है इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे, ऑप्शन सी है इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों यह धोलावीरा शहर आज गुजरात में स्थित है और इसकी विशेषता यह थी कि यह 3 हिस्सों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? और आपका नंबर 1 है अवंती, नंबर 2 है गांधार, ऑप्शन सी है नंबर 3 है कौशल, नंबर 4 है मगध। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3, 4। तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। अर्थात कौशल और मगध जो थे वह राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऑप्शन ए है मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है कई अनाज की खेती, ऑप्शन सी है कृषि आधारित समाज, ऑप्शन डी है वेतन की अधिकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतन की अधिकता। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने के कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते कि वेतन अधिक था अथवा कम था। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया? दोस्तों
वह कौन सा शब्द था? ऑप्शन ए है शाखा, ऑप्शन बी है चरण, ऑप्शन सी है रथ और ऑप्शन डी है यज्ञ। तो दोस्तों वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए जो शब्द यूज किया गया था वह था ऑप्शन नंबर बी चरण। दोस्तों इसको हम चरण बोलते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 है प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना ऑप्शन नंबर ए है पिंगल, ऑप्शन बी है यास्क, ऑप्शन सी है वररुचि और ऑप्शन डी है सोनक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वररुचि। तो दोस्तों प्राकृतिक भाषा की जो व्याकरण थी प्राकृतिक प्रकाश उसकी जो रचना की थी वह वररुचि ने की थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि हम पहले पार्ट में बता चुके हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का भेजा हुआ राजदूत था जो मौर्य शासनकाल में भारत आया था और जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। ऑप्शन ए है भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा है। ऑप्शन बी है भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। ऑप्शन सी है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ऑप्शन डी है डायनोशियस पर आक्रमण किया, डायनोशियस ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारत में अक्सर अकाल पड़ता है ऐसा कभी नहीं कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत के बारे में सबसे पहले किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है स्टेशियस, ऑप्शन सी है साइलैक्स, ऑप्शन डी है हिप्पलस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइलैक्स। तो दोस्तों भारत के बारे में सबसे पहले जिस ग्रीक विद्वान ने लिखा उसका नाम है साइलैक्स। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है मिस्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। दोस्तों भारत को नाभि वर्ष कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दोस्तों नंबर 2 है कराईकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। दोस्तों इसमें कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। तो दोस्तों अंडाल जो थी वह एक संत महिला थी जिनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा गाई जाती हैं और कराईकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाया था। तो दोस्तों दोनों ही आपके जो कथन हैं सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे? दोस्तों ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त फर्स्ट और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। तो दोस्तों अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। दोस्तों जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है सातवाहन और ऑप्शन डी है कण्व। तो दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। तो दोस्तों मात्रनामा जो था वह सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। दोस्तों मात्रनामा का अर्थ है कि अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की थी। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी मां गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? दोस्तों ऑप्शन ए है चोरी, ऑप्शन बी है हत्या, ऑप्शन सी है गाली गलौज और ऑप्शन डी है राजद्रोह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोरी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मनु ने चोरी के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है, क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी है व्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। तो दोस्तों राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना है, प्रमाणिक और श्रेष्ठ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? ऑप्शन ए राजराज, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल फर्स्ट, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल सेकंड, ऑप्शन डी राजराज सेकंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज। दोस्तों राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्री सेना 12,000 से भी अधिक की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति और बढ़ा ली थी। इसके अलावा उन्होंने कलिंग को भी जीता और चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक खूब फला फूला और यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। अगला प्रश्न है, कल्पद्रुम की रचना किसने की? दोस्तों कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी लक्ष्मीधर, ऑप्शन सी सर्वेश और ऑप्शन डी है सदल मिश्र। तो दोस्तों कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीधर घेड़वाल वंश के मंत्री थे। घेड़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। तो दोस्तों जयचंद घेड़वाल वंश का राजा हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है कर्निंघम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा और सबसे पहले उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो दोस्तों इस वीडियो में से आपको परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना एक वीडियो आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहता है। दोस्तों किसी भी परीक्षा में आपको इन सवालों को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। ऑप्शन ए है गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी, ऑप्शन डी है हिमालय की घाटी। तो दोस्तों चावल की खेती के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? आपका ऑप्शन सी है बेलन घाटी से। दोस्तों चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन और ऑप्शन डी है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो दोस्तों पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। दोस्तों पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है। दोस्तों समुद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त के पहले बेटा थे। वे चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी के पुत्र थे। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र कहा गया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सन्निधात्री, ऑप्शन बी प्रदेष्ठ, ऑप्शन सी है संहर्ता और ऑप्शन डी है सेनापति। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहर्ता। तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जो कि पूरे राज्य से राजस्व की वसूली किया करता था। दोस्तों राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि हुआ करता था। अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? दोस्तों ऑप्शन ए माल सस्ता हो गया, ऑप्शन बी है स्वर्ण खनन रोक दिया गया, ऑप्शन सी है मंदी की अर्थव्यवस्था हो गई, ऑप्शन डी है व्यापार में गिरावट आई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में गिरावट होने के कारण गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी हो गई और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का कारण यही था कि व्यापार में गिरावट हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अष्टमहास्थान कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है तक्षशिला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। तो दोस्तों अष्टम स्थान में तक्षशिला नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, सकाशय और वैशाली, ये सब जो थे ये अष्टमहास्थान के नाम से जाने गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अशोक। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह राजा अशोक के समय में हुई थी। दोस्तों यह पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुतत्तिस ने की थी। मोगलीपुतत्तिस अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और इनके पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु मोगलीपुतत्तिस ही थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 38। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आपका सवाल है गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों ऑप्शन ए है राहुल, ऑप्शन बी है रोहित, ऑप्शन सी है चन्ना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था तथा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो प्यारे दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो तथा ज़्यादा अच्छा लगा है तो 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।